Hello friends, good morning. How are you all? Doing well? वीडियोस सब देख रहे हो कि नहीं? देखो, मैंने SHM में आप लोगों को टोटल 3 वीडियोस भेजे हैं। फर्स्ट वीडियो में तो सब बेस था, सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में हमने पेंडुलम के रिलेटेड सारे केसेस किए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखो और उसको ध्यान से उसको स्टडी करो तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। राइट, नाउ वी आर मूविंग अहेड to the next part and the last part, that is system of springs. System of springs. अब सिस्टम ऑफ स्प्रिंग में सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है, आपको आता ही होगा वैसे तो, अगर एक स्प्रिंग है उसको मैं मास m ऐसे लगाऊं तो T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k होता है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, F इक्वल टू माइनस ऑफ kx होता है एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज हाफ kx स्क्वायर। मोस्टली माइनस साइन ज़्यादातर यूज नहीं की जाती है। वर्क डन इज क्या होता है, हाफ kx स्क्वायर। दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर मैं स्प्रिंग को वर्टिकल भी रखूँ ना तो भी स्टार्टिंग में एक्सटेंशन mg इक्वल टू kx होने के वजह से टाइम पीरियड यही रहता है। इट मीन्स सबसे पहला पॉइंट JEE नीट के लिए कि वेदर स्प्रिंग इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम। याद रखना, फॉर द सेम मास। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि मैं स्प्रिंग को ऐसे रख के छोड़ूं तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और ऐसे रख के छोड़ूं तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे जब रखेंगे तो ग्रेविटी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन नीचे रखेंगे तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है। लेकिन फिर भी फर्दर एक्सटेंशन, देखो mg इज ऑलरेडी इक्वल टू kx, अब मैं फर्दर खींचूंगा तो वो फर्दर एक्सटेंशन में g का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा, इसीलिए टाइम पीरियड रिमेन्स द सेम। ओके, सो ये ऑलरेडी आपको पता है, ये बेसिक एनसीईआरटी का सिस्टम है। आपको ऑफकोर्स उमेश सर ने ये बहुत बढ़िया तरीके से करवाई होगा और आपको ये आता ही होगा, लेकिन कोई भी चीज़ मैं बेस से शुरू करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए ऐसा मान लो कि ये एक शॉर्ट रिविजन जैसा है। अब हम JEE कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट, ये एक्चुअली जो कंसेप्ट है ना, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे डाउट भी पूछा था। हमारे मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ओके, उसको मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा। क्या बोल रहा है, टू स्प्रिंग्स हैविंग कांस्टेंट्स K1 and K2 such that K1 is greater than K2 are first applied same force and then applied same extensions. ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जानबूझ के, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लंबा नहीं लिखूंगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे डाउट पूछा उनको तो क्वेश्चन देख के आइडिया आ ही जाएगा। फर्स्ट अप्लाइड सेम फोर्स एंड देन अप्लाइड सेम एक्सटेंशंस। वर्क डन W1 एंड W2 फॉर सेम फोर्स एंड W1 डैश एंड W2 डैश फॉर सेम एक्सटेंशन। तो आई वॉन्ट रिलेशन मतलब कौन सा वर्क डन किससे ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हाफ kx स्क्वायर, लेकिन केस नंबर 1 में, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। वापस समझाओ जिन्होंने ये मॉड्यूल का ये क्वेश्चन नहीं देखा है। ऐसा बोल रहा है कि दो अलग अलग स्प्रिंग्स है, एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1 और दूसरे स्प्रिंग का कांस्टेंट है K2। अब K1 और K2 अलग अलग है, K1 इज ग्रेटर देन K2। ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि K1 इज ग्रेटर देन K2।
अब सबसे पहले दोनों स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगा रहा है और बाद में दोनों स्प्रिंग को सेम अमाउंट से खींच रहे हैं। जब दोनों स्प्रिंग पे सेम फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन है एक का W1 और एक का W। और जब दोनों को सेम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो दोनों का फोर्स है W1 डैश और W2 डैश। हमें W1 W2 और W1 और W2 डैश में रिलेशन चाहिए, मतलब कौन किसके इक्वल है, ग्रेटर है, लेस है, क्या है। तो केस नंबर 1 में ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, फोर्स इज सेम। तो मैं लिखूँ W इज हाफ K, इसको लिख सकता हूँ F अपॉन K द होल स्क्वायर, क्योंकि F इक्वल टू माइनस KX, F इक्वल टू KX, तो X का वैल्यू क्या होगा F अपॉन K। हमेशा याद रखना जब उन्होंने सेम फोर्स बोला है तो अपना इक्वेशन भी फोर्स के टर्म्स में ही आना चाहिए। इसका मतलब है मेरा इक्वेशन हो जाएगा F स्क्वायर अपॉन 2K, मेरा इक्वेशन हो जाएगा F स्क्वायर अपॉन 2K। खुद ही देख लो, एक के गए, ये K स्क्वायर है। अब मेरे पास क्या आएगा, W1 होगा F स्क्वायर अपॉन 2K1 और W2 क्या होगा F स्क्वायर अपॉन 2K2। लेकिन K1 इज ग्रेटर देन K2, इसका मतलब है यहाँ पे W1 विल बी लेस देन W2। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा उसमें वर्क डन ज़्यादा। हाँ भैया वो ज़्यादा, लेकिन कब, अगर एक्सटेंशन के टर्म्स में हो तब, अगर फोर्स के टर्म्स में हो तो नहीं। फटाफट नोट डाउन करो। चलो जानबूझ से मैं थोड़ा स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि तुम्हें परफेक्टली दिखाई दे, समझ में आए। ओके, वरना क्या होता है मैं बोलता हूँ तो मेरे हाथ आगे आ जाते हैं, कितने बार मैं भी आगे आ जाता हूँ तो ढंग से दिखता नहीं है। मे भी समझ में आया। तो ये केस नंबर 1 में क्या बोला है, जब सेम फोर्स हो तो क्या होगा, W1 होगा F स्क्वायर अपॉन 2K1 और W2 क्या हो जाएगा, बोलो F स्क्वायर अपॉन 2K2। नाउ W1 विल बी लेस देन W2, नाउ W1 विल बी लेस देन W2। क्यों, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2, क्योंकि क्या K1 इज ग्रेटर देन K2, क्योंकि क्या K1 इज ग्रेटर देन K2। अब सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेम एक्सटेंशन, ठीक है। तो सेम एक्सटेंशन के लिए वर्क डन क्या होगा, देखो सेकंड केस के लिए क्या होगा, W1 डैश क्या हो जाएगा हाफ K1x स्क्वायर एंड W2 डैश क्या हो जाएगा हाफ K2x स्क्वायर। यहाँ पे सेम एक्सटेंशन है, मतलब x रिमेन सेम। अब कौन ज्यादा है, W1 डैश इज ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटेंशन सेम करेंगे तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा, और अगर सेम फोर्स लगाएंगे तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसका वर्क डन ज्यादा। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप चाहो तो वीडियो के साथ साथ ही बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हो। क्या बोल रहा है, अगर सेम फोर्स हो तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसका वर्क डन ज्यादा, और अगर सेम एक्सटेंशन हो तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा। पहला और फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ JEE नीड पता चला। अब सेकंड कंसेप्ट ऐसा पूछते हैं कि विच स्प्रिंग इज स्ट्रॉन्गर। ओके, कौन सी स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग है, कौन सी स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग है, जो इजीली दब जाए वो स्ट्रॉन्ग या जो ना दबे वो स्ट्रॉन्ग। एक्टिवा का जंपर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कार की जो रिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग, और कार की जो रिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग या ट्रेन की स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग है। तुम ऐसे एक्टिवा में बैठ के ऐसे 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 हिलाओ तो पूरी एक्टिवा ऊपर नीचे होती है। कार में तुम पीछे की सीट पे कूदोगे तो थोड़ा सा मूव होगा, ट्रेन में जाके कूदो ट्रेन की स्प्रिंग ऊपर नीचे होती नहीं। सो यू रिमेंबर द स्प्रिंग whose स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, कंसेप्ट भी मान सकते हो एमसीक्यू भी मान सकते हो। स्प्रिंग whose स्प्रिंग कांस्टेंट इज लार्ज, it will
it will produce small extension for a given force, and hence this spring is better. तो स्प्रिंग वो अच्छी जो इजीली कंप्रेस या एलोंगेट ना हो। समझ में आया? वो ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा लोड ले सकती है। ज़्यादा आदमी कहाँ पे बैठ सकते हैं? ट्रेन में कि कार में? ट्रेन में। क्यों ऐसा? क्योंकि ट्रेन की स्प्रिंग इतनी पावरफुल होती है कि इतनी लार्ज होती है, क्योंकि देखो F इक्वल टू के एक्स, तो x क्या होगा? F अपॉन के, सो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k, सो लार्जर द k लेसर इज द एक्सटेंशन, लार्जर द k लेसर इज द एक्सटेंशन। जो तुम्हारी बॉल पेन होती है उस पर तुम ऐसा स्प्रिंग होती है, वो कितना इजीली प्रेस होती है, लेकिन उसके दैट स्प्रिंग इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग, आराम से टूट भी सकती है। लेकिन ट्रेन की स्प्रिंग कैसी होती है? बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो आराम से टूट नहीं सकती। आई थिंक यू आर एबल टू गेट इट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, हर एक JEE के कंसेप्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये नोट डाउन कर लो सब लोग। चलो, स्प्रिंग whose spring constant is large, it will produce small extension for a given force, and hence this spring is much better. So F equal to kx, x is equal to क्या होगा? F upon k. X will be inversely proportional to 1 by k. X will be inversely proportional to क्या? 1 by k. एक और कंसेप्ट में हम जाते हैं, ओके? You remember, ओके? You remember. पहला, springs in series, मतलब अगर दो स्प्रिंग्स को हम सीरीज में लगा दे टू अ गिवन मास m, ये k1 है, ये k2 है, ये m है, तो k इक्विवेलेंट क्या होगा? तो अगर स्प्रिंग के ऊपर ये है तो फोर्स रिमेन्स द सेम, हाँ या ना? सो देयरफॉर कैन आई से that extension x will be x1 plus x2, क्योंकि for the same force extension अलग अलग होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। तो मैं बोलूँ माइनस एफ अपॉन के इक्विवेलेंट विल बी माइनस एफ अपॉन k1 माइनस एफ अपॉन k2, क्योंकि देखो एक ही फोर्स है, एक ही मास है ना, एक ही मास दोनों को खींच रहा है, तो नेचुरली एक्सटेंशन तो सेम ही होगा, लेकिन फोर्स अलग अलग होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर खींचा मतलब ये 2 खींचेगा और ये 2 खींचेगा, लेकिन इसको 2 को खींचने के लिए फोर्स अलग और इसको 2 को खींचने के लिए फोर्स अलग। देयरफॉर 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, या फिर के इक्विवेलेंट विल बी क्या? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। इसका मतलब है कि अगर दो स्प्रिंग्स सीरीज में है तो उनके के इक्विवेलेंट पैरेलल की तरह बिहेव करते हैं। आपने ये k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 जैसा आपने इलेक्ट्रिसिटी करंट में 10th चैप्टर में किया था, जहाँ पे 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 था, याद है? तो के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 क्या हो जाएगा? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। समझ में आ रहा है क्या? k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। यहाँ पे जगह है वैसे तो। स्प्रिंग्स इन पैरेलल, अगर मैं पैरेलल में स्प्रिंग लगाऊं, अगर मैं पैरेलल में स्प्रिंग लगाऊं, आया ना? एक्सटेंशन विल बी ये, आया ना? अब ऐसे पैरेलल में स्प्रिंग लगाऊं, इस तरह से मास, ये है k1, ये है k2, तो क्या सेम रहेगा? तुम बताओ क्या सेम रहेगा? एक्सटेंशन सेम रहेगा। यहाँ पे एक्सटेंशन अलग अलग है, फोर्स सेम है। 4 सेंटीमीटर गया, शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हो सकती है, 4 सेंटीमीटर अगर गया तो ये ताकतवर स्प्रिंग है तो ये 1 सेंटीमीटर ही जाएगी। ये वीक स्प्रिंग है तो ये 3 सेंटीमीटर जाएगी। ऐसा सोचो कि ये कार की स्प्रिंग है और ये स्कूटर की स्प्रिंग है,
तो ये खींचेंगे हम, तो स्कूटर की स्प्रिंग अगर 4 सेंटीमीटर खींचती है तो कार की 2 सेंटीमीटर, लेकिन ओवरऑल एक्सटेंशन सेम रहेगा क्योंकि फोर्स सेम है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा एक्सटेंशन हुआ तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, ये सीधा ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे एक्सटेंशन इज सेम। सो यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन इज सेम। सो टोटल फोर्स विल बी फोर्स ऑन 1 एंड फोर्स ऑन 2। सो therefore can I say K equivalent into X minus will be equal to minus K1X minus K2X. So K equivalent will be K1 plus K2. ये डेरिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है। When two springs are connected in series, then their equivalent becomes K1 K2 upon K1 plus K2. When two springs are connected in parallel, they will be considered as K1 plus K2. When the two springs are connected in parallel, then extension remains same. Force acting on each spring will be different. Okay? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ extension same, different force, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्स सेम, डिफरेंट एक्सटेंशन। लॉजिकली है ये, क्योंकि एक ही फोर्स से खींचेंगे तो क्या होगा, अलग अलग। ये यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर अलग फोर्स, इसके ऊपर अलग फोर्स, एक्सटेंशन सेम होगा। अगर एक्सटेंशन टेढ़ा मुहाड़ा हुआ तो ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, अगर इसका एक्सटेंशन ज़्यादा है तो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, इसका ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि एक इलॉजिकल चीज़ हो जाएगी। सो K इक्विवेलेंट विल बी क्या, K1 K2, K इक्विवेलेंट विल बी क्या होगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब इसके ऊपर एकदम सिंपल टाइप के पहले न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना, तो आपको क्लियर आ जाएगा पिक्चर क्या मैं बोल रहा हूँ। शायद इस तरह के सम्स आपको सर ने भी करवाए होंगे, मैं श्योर हूँ, लेकिन फिर भी हम भी अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेटस से ऐसे दिया हुआ है, और एक मास m लगा दिया है, ये है के, ये है के, ये भी है के, ये भी है के, ये भी है के। टाइम पीरियड पूछेंगे। ओके, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्या आएगा, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ये दोनों पैरेलल में है, सो के इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या होगा, बोलो इन दोनों का क्या होगा, 2k, हाँ या ना, इन दोनों का क्या आएगा 2k, इन दोनों का भी क्या आएगा 2k, आया ना, तो इन दोनों का क्या आएगा 2k, ये तो k ही है, और इन दोनों का क्या आएगा 2k। सब सीरीज में है, सब सीरीज में है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सीरीज में ले लूँ, आया ना, इन दोनों को सीरीज में लेंगे तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 मतलब हाफ हो जाएगा, और k वापस सीरीज में। देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम तीनों भी ले सकते हो, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 अपॉन के इज 1 अपॉन 2k, वो भी चलेगा, प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन 2k, क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन 2k क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के, सो 2 अपॉन के, तो k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, k बाय 2, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k बाई 2, तो आंसर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाई k। आई थिंक यू आर एबल टू गेट इट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, समझ में आया मैंने क्या लिखवाया। देखो, सिस्टम ऑफ स्प्रिंग शुड बी वेरी वेरी इजी। जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट होती है तो दैट इज 1 अपॉन के इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब पैरेलल में कनेक्ट होती है तो क्या आता है k1 प्लस k2, जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो क्या आता है k1 प्लस k2, so it will become what, k by 2, it will become what, k by 2। नोट डाउन करो जल्दी, क्विकली, एकदम फटाफट नोट डाउन करो बेटा। ओके, चलो आगे बढ़े। अब देखो थोड़ा सा यूनिक करते हैं, ऐसा स्प्रिंग, ऐसा स्प्रिंग, बीच में मास करते हैं, और ऐसा स्प्रिंग, ये भी रिजिड सपोर्ट है,
और ये भी इसको लिखते हैं 2k, इसको कर देते हैं k, इसको लिखते हैं 2k, इसको कर देते हैं k। अब क्या, सो यू राइट एन इम्पॉर्टेंट नोट। इस इम्पॉर्टेंट नोट को कभी मत भूलना, ओके। IMP नोट है ये, क्या बोल रहा है, whenever a mass या फिर whenever springs are connected to two ends of a common mass, then those springs are to be considered as parallel connections। क्योंकि देखो ये जितना एक्सटेंड होगा उतना ही ये कंप्रेस होगा, या फिर ऐसे 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 जब होगा ना तो ये जितना खींचेगा उतना ही ये कंप्रेस होगा, या फिर ये जितना खींचेगा उतना ही ऊपर वाला कंप्रेस होगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, मास के इस तरफ और मास के इस तरफ लगे हुए पूरी स्प्रिंग की सिस्टम, मतलब ये एक सिस्टम और ये एक सिस्टम एक दूसरे के पैरेलल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है। ये इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, चाहे हजारों स्प्रिंग की सिस्टम आपको दे दी जाए, हमेशा याद रखना कभी भी एक मास है उसके उस तरफ और इसके इस तरफ, किस तरफ, उस तरफ और इस तरफ, अगर इस तरह से आपको दिया गया, then you have to remember that these springs are connected in parallel। अब इसका k इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2k into k अपॉन 2k प्लस k, तो क्या आएगा 2k/3, क्योंकि ये सीरीज में है, इसका क्या आ जाएगा 3k। अब ये क्या आएगा k, इसको हम k1 बोलते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी भाषा नहीं लगाएंगे, और इसको क्या बोल देंगे k2, ये 2k था तो k2 की वैल्यू क्या है, ये दोनों पैरेलल है ना तो 3k होगा कि नहीं। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मेरा k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी k1 प्लस k2, क्योंकि जब ये भी पैरेलल में कनेक्शन होता है ये पैरेलल में तो स्प्रिंग कांस्टेंट सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, लेकिन जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 आता है। ये जो कंसेप्ट मैं आज आपको करा रहा हूँ, आज प्रोबेबली लास्ट लेक्चर है SHM का स्प्रिंग्स, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, बाकी तो मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट करवा दिए हैं। यू रिमेंबर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपसे मेजॉरिटी सम सॉल्व हो ही जाएंगे। सो k इक्विवेलेंट क्या है, k1 प्लस k2, तो करो क्या हो जाएगा 2k/3 प्लस 3k, आंसर क्या आएगा 3 3 9 प्लस 2 11k/3। यहाँ पे सीधी मिस्टेक मेरी हो सकती है, वो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, हाँ सीधी मिस्टेक मेरी हो सकती है, वो तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। सो अब क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व करो बेटा, चलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या होता है 2π√m अपॉन क्या k इक्विवेलेंट रखो ना यार, तो क्या आएगा m अपॉन k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 11k/3। एक बार और देख लो, गलती तो नहीं है, ये 2k/3 है और ये 3k, ये पैरेलल में है, तो आंसर क्या आएगा 2π√3m/11। ज़्यादातर बच्चे JEE नीट में इस तरह के ऑप्शंस देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट इट डाउन प्रॉपरली, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नोट इट डाउन प्रॉपरली प्लीज़, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। देखो हर टाइप का मैं आपको सम करवा रहा हूँ, हर टाइप का, पहले एनर्जी इक्वल करके देखी, अरे सॉरी एक्सटेंशन इक्वल करके देखा, फोर्स इक्वल करके देखा, सीरीज कनेक्शन लिया, पैरेलल कनेक्शन लिया, फिर सीरीज पैरेलल का एक कॉम्बिनेशन देखा, बीच में मास देखा, अब एक दूसरा सिस्टम देखा। अगर इस तरह से लिया
ठीक है ना। और अगर बीच में ऐसा मास, अब क्या, अगर ये m1 है और ये m2 है तो क्या, उल्टा कंसेप्ट। पहले क्या था, मास के आजू बाजू में स्प्रिंग्स, अब एक ही स्प्रिंग के आजू बाजू में मास। तो इम्पोर्टेंट, whenever a spring is connected with two masses at its two ends, whenever spring is connected with two masses at its two ends, then we have to take reduced mass mu, ये याद रखना। Then in that case K is 2 pi under root of mu by K, where mu is m1 m2 upon m1 plus m2, याद रखना है। ओके, दोनों मास पैरेलल जैसा कनेक्शन बिहेव करेंगे। ये एक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा है, उसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड, इसके ऊपर हम सम भी करेंगे, ये तो एक कंसेप्ट है। सो व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड with two masses at its two ends, then we have to take reduced mass mu, such that T is equal to 2 pi under root of mu by K, such that T is equal to 2 pi under root of mu by K, such that T is equal to 2 pi under root of mu by K, such that T is equal to 2 pi under root of mu by K, such that T is equal to 2 pi under root of mu by K। अगर बीच में मास है और आजू बाजू में स्प्रिंग है तो पैरेलल कनेक्शन स्प्रिंग्स का, और अगर एक स्प्रिंग है और आजू बाजू में मास है तो पैरेलल कनेक्शन मास का। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये भी इजी है कि अगर बीच में मास है और आजू बाजू में स्प्रिंग है तो उनका पैरेलल कनेक्शन, और अगर बीच में स्प्रिंग है और आजू बाजू में मास है तो उनका भी पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन m1 m2 अपन m1 प्लस m2 ही होता है, लेकिन k में ऐड हो जाता है, याद रखना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट इसको करूँ तो एक कॉम्प्लिकेटेड सम जैसा लेते हैं हम। तो हम ऐसा लिखेंगे, ये है m, एक स्प्रिंग ऐसी रखो, ऐसी रखो, ऐसी रखो, ऐसे रखो, और दूसरा मास भी है, ये के, ये भी के, ये भी के, ये भी। तो सबसे पहले के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी बोलो, ये के और के 2k हो जाएगा। के एंड 2k आर इन सीरीज, सो कैन आई से 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन 2k, के प्लस के इसका 2k हो जाएगा ना, आया ना। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, अरे देखो ना यार क्या हो जाएगा, एलसीएम है 2k, सो 2 प्लस 2 प्लस 1, सो कितना आएगा 5/2k, सो के इक्विवेलेंट हो जाएगा 2k/5, बराबर ना। आई थिंक आई एम राइट, सिली मिस्टेक मेरी भी हो सकती है, आप ध्यान देना। देखो क्या होगा, 1 अपॉन के, सब सीरीज में 1 अपॉन के और ये दोनों का 2k, सो 1 अपॉन के मतलब 2 अपॉन के 4 एंड 1 5 बराबर है 2k/5। अब म्यू की वैल्यू क्या आएगी, m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, तो आएगा m/2। ये मेन याद रखना। अब मुझे म्यू कंसीडर करना पड़ेगा, हर टाइप का सम हम कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो क्या होगा,
m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, तो क्या आ जाएगा m/2। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी m इंटू एम अपॉन एम प्लस एम, तो क्या हो जाएगा m/2। तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/2 अपॉन 2k/5। तो t की वैल्यू आएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5m/4। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5m/4k। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5m/4k। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5m/4k। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 5m/4k। पता चला बेटा? गॉट इट? गॉट द आंसर? समझ में आया मैंने क्या किया? याद रखना रिड्यूस्ड मास यूज किया है। नोट डाउन कर लो। चलो जल्दी क्विकली फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। अब ये आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट नोट, इफ अ स्प्रिंग is cut into n equal parts, then each spring has each part has a spring constant nk। याद रखना, ओके? इफ अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो ईच पार्ट का हो जाएगा nk। मतलब अगर एक स्प्रिंग k है उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो उसके हर एक स्प्रिंग का कांस्टेंट हो जाएगा 2k। अगर 3 पार्ट में तोड़ दिया तो 3k। n 10 पार्ट में तोड़ा तो हर एक 10 टुकड़े का हो जाएगा, ओके? तो इस पे एक सम है, बहुत ही फेमस सम है। क्या बोल रहा है? एक स्प्रिंग है, ठीक है? एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को मास लगाया हुआ उसका वैल्यू k है, तो t की वैल्यू है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। अगर उसको n टुकड़ों में तोड़ दिया, अगर उसको n टुकड़ों में कट कर दिया, अगर उनको n टुकड़ों में कट कर दिया और सारे टुकड़े को इसी मास m से कनेक्ट कर दिया, तो न्यू टाइम पीरियड t डैश क्या हो जाएगा? न्यू टाइम पीरियड t डैश क्या हो जाएगा? तो ये भी n के, ये भी n के, ये भी n के, हाँ या ना? सो ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? n के, हाँ या ना? अब k इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है? nk प्लस nk प्लस nk सब ऐड होते हैं ना, अप टू कितना? n टर्म्स तक। तो मैं लिखूं n इंटू nk हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? n² आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? n² आ जाएगा। पता चला? क्योंकि एक पार्ट जो है इस बड़ी वाली स्प्रिंग को n टुकड़ों में तोड़ दिया है, हर एक का टुकड़े का क्या हो जाएगा? nk। वो सब टुकड़ों को पैरेलल में कनेक्ट करके वही मास कनेक्ट कर दिया है, उन सबको पैरेलल में कनेक्ट करके वही मास कनेक्ट कर दिया गया है, वही मास कनेक्ट कर दिया है। तो हर एक का टुकड़ा क्या हो जाएगा? nk। हर एक का टुकड़ा क्या हो जाएगा? nk। सो देयरफॉर अब नया टाइम पीरियड t क्या हो जाएगा? नया टाइम पीरियड t क्या हो जाएगा? नया टाइम पीरियड t क्या हो जाएगा? नया टाइम पीरियड t हो जाएगा t डैश 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्या? n²। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ n²। तो मैं लिखूँ इट इज 1 अपॉन n 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k, n² कॉमन, सो कैन आई से t डैश इज t by n, t डैश इज t by n, t डैश इज
टी बाय एन, क्योंकि एन के ऐड होगा तो एन टाइम्स हो जाएगा, हाँ या ना। अगर 4 टाइम होता तो 4 इंटू हो जाएगा ना, 4 इंटू 4 16 के हो जाएगा ना, तो 4 स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर है, नोट डाउन करो। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी टाइम मैनी टाइम आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सॉल्व इट प्रॉपरली, ठीक है। एक आखिरी टाइप का न्यूमेरिकल बचता है, वो भी हम कर लेते हैं, और आई थिंक स्प्रिंग सिस्टम एंड्स देयर। ओके, सो लेट्स गो फॉर दैट, द लास्ट पार्ट। आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ बिग स्टोरी, आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, क्या बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि एक स्प्रिंग है K1, मास m लगाते हैं तो टाइम पीरियड होता है T1, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K1। दूसरी स्प्रिंग ली, m ही मास लगाया, K2 है, ठीक है। टाइम पीरियड T2 है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K2। अब ऐसा बोल रहा है कि अगर दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में लगा के उसी मास को दिया है K1 K2, तो नया टाइम पीरियड T है, तो मुझे T इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 चाहिए। आई वॉन्ट T इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। तो T की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन क्या आएगा, बोलो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यस और नो। ये तुमको ऑलरेडी आता है, सो मैं बोलूँ T इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई। क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्या बोला, m मास है, K1 है, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K1। m मास है, K2 है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई K2। समझ में आया। अब K1 K2 दो सीरीज में लगा के मास को लगाया, तो नया टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ T1 और T2 क्या होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। m इंटू क्या आएगा, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 आएगा, स्क्वायर करो स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, T स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर m इंटू क्या आएगा, K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। इसको भी स्क्वायर करो, तो मेरे पास आएगा T1 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर m बाई K1। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर m बाई T1। उसी तरह से यहाँ पे T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर m बाई K2। K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि मुझे K1 K2 की जगह T1 T2 रखना ही पड़ेगा, तो अभी जाके मेरे पास T इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2 आने वाला है। क्या आ जाएगा, बोलो 4 पाई स्क्वायर m बाई T स्क्वायर आएगा, यस और नो, हाँ या ना। इतना नोट डाउन करो, चलो जल्दी क्विकली नोट डाउन करो, प्लीज आप जल्दी नोट डाउन करो। अब मुझे इसमें रख देना है, तो मैं जगह बनाने के लिए ये पहले 2-3 स्टेप्स निपटा देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आया था, बोलो T स्क्वायर वॉज इक्वल टू क्या, 4 पाई स्क्वायर, भूल गया मैं क्या था, हाँ m इंटू क्या था, K1 प्लस K2 अपॉन क्या, K1 K2। अब मालिक रखो ना, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m K1 प्लस K2, तो मैं लिखूँ 4 पाई स्क्वायर m अपॉन K1 अपॉन T1, सॉरी अपॉन T1 प्लस 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 इंटू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T2। वेरी सिंपल, 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई गए, यहाँ से भी कॉमन निकालो, यहाँ से भी कॉमन निकालो, तो 4 पाई स्क्वायर m कॉमन निकलेगा, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 बचेगा। अरे रुको, T1 स्क्वायर है यार, ये T1 स्क्वायर है, मैं भूल गए, आप भी भूल गए, T1 स्क्वायर है, देखो ना T1 स्क्वायर है, छोटी छोटी करके इसकी बड़ी करके 4 पाई स्क्वायर m अपॉन T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, हो ये भी गए, अरे देखो ना ये भी गए। अब कुछ नहीं करना है, LCM लेना है, LCM लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, T स्क्वायर विल बी T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर
T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर क्योंकि ये तो गायब हो गया ना, और T1 स्क्वायर. So therefore T is equal to root of T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर. जहाँ तक मुझे याद है ये JEE 2016 का क्वेश्चन है, हमारे मॉड्यूल में ये क्वेश्चन होगा ही, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम कभी ये क्वेश्चन आए तो लंबी मेथड मत करो, टिक कर देना. लंबी मेथड मत करो, टिक कर देना. समझ में आया? यू गॉट इट? आई होप यू एंजॉयड. हमने पूरे SHM में हर तरह के सम्स खत्म किए. एवरी टाइप ऑफ सम वी हैव फिनिश्ड. मोस्टली 2 लेक्चर में वेव्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि वेव्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है JEE नीट का जो NCERT में ना हो. NCERT तो आपको उमेश सर ने परफेक्ट पढ़ा ही दिया है. वी विल स्टिल गो विद द रिविजन. नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेव्स का भेजूंगा. SHM इज डन ओवर हियर. मैंने 4 लेक्चर के अंदर सारी पॉसिबल वैरायटी SHM की कर दी. हमेशा याद रखना SHM इज डिफिकल्ट. SHM में बहुत सारी चीज़ें NCERT के बाहर से आती है, जो मैंने हर टाइप कवर करने की कोशिश की. एरर से लेकर, क्रॉस होने वाले से लेकर, सीधे जाने से लेकर, 3/8 ऑसिलेशन, 5/8, बहुत वैरायटी करवाई. सीलिंग ऑफ द कार में, लिक्विड में बहुत करवाया. मुझे सब आपको गिनवाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन वेव्स में ऐसा होता है कि NCERT के फॉर्मूला अगर आपको आते हैं ना, तो ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं होता. फिर भी जितने भी कंसेप्चुअल एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन स्टेप्स है वो हम श्योरली करेंगे. वेव्स का भेजने के बाद आपको वेव्स के भी सम्स इजीली आ जाएंगे. ओके, देन वी विल ऑल्सो मूव ऑन टू 12. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. You note it down properly, use it as a tool to solve other questions from the module. You can WhatsApp me any doubts. Many students are doing it, you can also do it. See, whenever too many students give a doubt, मैं और भी जगह पढ़ाता हूँ तो I am also busy person, लेकिन surely I will try to make it and I will solve each and every doubt. If at all I forget due to any reason, you are free to call me or surely I'll help you. This is Ashish sir signing off. Thank you so much.